हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कोलिनर्जिक सिस्टम का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स की, या कह सकते हैं कोलिनोमाइमेटिक्स की। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। वो ड्रग्स जो क्या करे, एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन दे। जो एक्शन एसिटाइल कोलिन देता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलिन के और उन रिसेप्टर्स पे क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें वो हमने जो पढ़े थे, बिल्कुल वही के वही एक्शन ये ड्रग्स भी देती हैं। इन्हीं ड्रग्स को हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो ये जो ड्रग्स हैं इनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कह सकते हैं या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। कोलिनो यानी कोलिन एसिटाइल कोलिन, और माइमेटिक यानी जो उसके एक्शन को मिमिक करे। ठीक है, इसके अलावा हम इनको और क्या बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। अब ये किस तरीके से एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन देती हैं, या तो ये क्या करे कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करे और एसिटाइल कोलिन जैसा काम करे, या फिर किसी भी तरीके से एसिटाइल कोलिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या कह सकते हैं अवेलेबिलिटी है रिसेप्टर्स पर, वो इंक्रीज़ कर दे। तो ये दो तरीके से काम कर सकती है। तो इस वाले सेगमेंट में पार्ट 2 में हम दोनों तरीके की ड्रग्स पढ़ेंगे, वो भी जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर जाके काम करती हैं, और वो भी पढ़ेंगे जो कि एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो कितने तरीके की हो सकती हैं। तो पहले तो मैं ये लिख रही हूँ कि क्या क्या हम इनको बोल सकते हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथो माइमेटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। माइमेटिक यानी जो उसके एक्शन को मिमिक करती हूँ। ठीक है, तो ये दो तरीके की हो सकती हैं। पहले क्या हो सकते हैं, अगोनिस्ट हो सकते हैं। कोलिनर्जिक अगोनिस्ट हो सकते हैं जो कि रिसेप्टर पे काम करेंगे। और दूसरे हो सकते हैं एंटी कोलिन ईस्टरेज, यानी जो कोलिन ईस्टरेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करे, जो कि हमने पिछले सेगमेंट में पढ़ा था। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके लिए आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहले होते हैं कोलिन ईस्टर्स और दूसरे होते हैं एल्केलॉइड्स। कोलिन ईस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। कोलिन ईस्टर्स जैसे कि आप एसिटाइल कोलिन जो आपके बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है, मीथाकोलिन, कार्बाकॉल, बिथैनिकॉल, ये चारों जो एग्जांपल्स हैं वो हो गए किसके, कोलिन ईस्टर्स के। फिर दूसरे आते हैं एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स में क्या क्या आ जाएंगे, मस्कैरिन, पिलोकार्पिन और एरिकोलिन। ये सारे कौन से एग्जांपल्स हो गए आपके एल्केलॉइड। वो एल्केलॉइड जो क्या करेंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होंगे। ये हमने बात की कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। अब आगे हम देखते हैं कि क्या एक्शंस जो है आपकी बॉडी पर देते हैं। सबसे पहले हार्ट पर इनका देखिए एक्शंस जो होंगे बिल्कुल कैसे होंगे, एसिटाइल कोलिन जैसे। तो अगर एक्शन को और डीपली समझना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर भी हम शॉर्ट में बताते हैं यहाँ पर कि हार्ट पर क्या एक्शन होगा। सबसे पहले बात तो ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी कि हार्ट का जो एक्शन है वो स्लो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्लो कंडक्शन होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। वेसल्स पे क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा। क्यों, क्योंकि EDRF रिलीज़ होगा। EDRF कौन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। फिर इसके बाद जो स्मूथ मसल्स हैं, जैसे कि जो ब्लैडर है, ब्लैडर की मसल्स है, डिट्रूसर मसल है, उस पर क्या होगा, वहाँ पर वॉइडिंग होगी। जो ब्लैडर है वो यूरिन को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट होगा, और पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज़ हो जाएगा स्मूथ मसल्स में। और जो ब्रोंकियोल्स होंगे उनमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था तो मैं उसको सही कर रही हूँ। ठीक है, डिट्रूसर मसल पे क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वॉइडिंग होगी ब्लैडर की। और जो आपका दूसरा क्या बच रहा है,
ब्रोंक्यूल्स पर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। बाकी जो ग्लैंड्स हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो उसमें क्या होगा, स्वेटिंग, लैक्राइमेशन, सलाइवेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये सब इंक्रीज होगा। और इसके अलावा जो मिल्क सिक्रेशन और बाइल सिक्रेशन है वो अफेक्ट नहीं होगा। और लास्ट जो है वो क्या है, आपकी आईज़। आईज़ में क्या होगा, जो सर्कुलर मसल्स हैं आइरिस की उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से मायोसिस होगा, यानी कि पीपल साइज छोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है कि निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या काम है। ये सारे तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर के हो गए। निकोटिनिक रिसेप्टर पे अगर ये बाइंड होते हैं तो क्या काम होगा, तो दो तरीके की चीज़ें हैं। सीएनएस पे हल्का डिप्रेशन होगा, ठीक है, सीएनएस पे ज़्यादा नहीं पर हल्का डिप्रेशन होगा। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। और इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स पर क्या होगा, जो मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि वहाँ पर भी ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आती है क्या, कि आप इन ड्रग्स को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके थेरापेटिक यूजेस क्या क्या हैं। तो आमतौर पर तो ये ड्रग्स इस्तेमाल ही नहीं होती हैं। उसका रीज़न है क्योंकि स्पेसिफिसिटी नहीं है। अगर एसिटाइल कोलिन का काम देखें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक काम वो करता नहीं, कोई एक ड्रग ऐसा कोई स्पेसिफिक काम नहीं करती कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। तो रेयरली ही ये यूज़ होते हैं, थेरापेटिक यूज़ में कम ही लिए जाते हैं। लेकिन बेथैनिकॉल जो है वो यूज़ किया जा सकता है। जो बेथैनिकॉल है उसको पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट पार्टम न्यूरोजेनिक ब्लैडर या यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ किया जा सकता है। जब यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है और जो वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर है वो प्रॉपरली नहीं होता है, तो आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इनका ज़्यादातर कहीं यूज़ नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो सकता है, डेफिकेशन हो सकता है, फ्लशिंग, स्वेटिंग, बीपी कम हो सकता है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है। काफ़ी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा बेल्चिंग भी हो सकती है, मतलब कि गैस वगैरह की प्रॉब्लम, जैसे कि डकार वगैरह आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है इस वाली ड्रग से। अब हम देखते हैं कि कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड्स जो हैं उसमें क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसमें पिलोकार्पिन का काफ़ी इस्तेमाल होता है। पिलोकार्पिन जो है वो कहाँ से मिलता है, ये एक प्लांट की लीव्स से मिलता है। उस प्लांट का नाम क्या है, पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। और उसकी बाकी जो स्पीशीज़ है उनसे भी हमको पिलोकार्पिन एल्केलॉइड मिलता है। और इसका जो एक्शन है वो मेनली मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे ही होता है। और ये इसके अलावा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो है उसको भी स्टिमुलेट कर सकता है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये सब आँखों में इस्तेमाल होता है। आँखों में इस्तेमाल होता है वो भी 0.5 to 4% आई ड्रॉप्स के फॉर्म में। ये थर्ड लाइन ड्रग है ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए। मतलब और भी ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं, बट इसका यूज़ तब किया जाता है जब आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होगा, जब आपकी जो आई बॉल है उस पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तब ये ड्रग यूज़ होगी उस प्रेशर को कम करने के लिए। तो ये प्रेशर को किस तरीके से कम करेगा, जो आइरिस मसल्स पे M3 रिसेप्टर्स हैं उन पर एक्ट करता है पिलोकार्पिन। और ये एज मायोटिक भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि मायोसिस का काम करता है। ये पीपल साइज को डिक्रीज़ करता है या कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो क्या है, एंटी कोलिन ईस्टरेजेस, मतलब वो ड्रग्स जो कोलिन ईस्टर एंजाइम को इनहिबिट करे। एजेंट्स विच इनहिबिट कोलिन ईस्टरेज एंजाइम एंड प्रोटेक्ट एसिटाइल कोलिन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। तो समझ लीजिए ये मैंने बनाया है साइनेप्टिक जंक्शन। अब यहाँ से कौन रिलीज़ हो रहा है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो रहा है। एसिटाइल कोलिन जब भी रिलीज़ होगा तो क्या होगा कि जो एंजाइम है कोलिन ईस्टरेज वो क्या करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देगा और उसको कोलिन और एसिटेट में डिवाइड कर देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा एसिटाइल कोलिन का। तो एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब आपको ऐसी ड्रग्स देनी है कि उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी है आपको एसिटाइल कोलिन की।
तब आप यूज़ करेंगे एंटी कोलिन ईस्टरेज ड्रग्स। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो ड्रग्स हैं ये कैसी हैं, इनका एक्शन जो है वो अल्टीमेटली कोलिनर्जिक ही मिलेगा। ठीक, तो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने टाइप की होती हैं ये ड्रग्स। दो तरीके की हो सकती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आती है दो सब क्लासेस, कार्बामेट्स और एक्रीडीन। कार्बामेट्स में आ जाते हैं स्टिगमिन्स, जैसे कि फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन या इड्रोफोनियम, रिवास्टिगमिन, डोनापेजिल, गैलेंटामिन, बहुत सारी, तो यहाँ जितनी लिख सकती हूँ उतनी लिख रही हूँ। रिवर्सिबल की दूसरी जो क्लास है एक्रीडीन, उसमें सिर्फ एक ही ड्रग है, वो है टेक्रिन। फिर नेक्स्ट आती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्लास जो है उसमें भी दो सब क्लासेस हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आ जाते हैं डिफ्लोज हो जाता है, और इसके अलावा इकोथायोफेट हो जाता है, और पैराथायोन, मेलाथायोन, डायाजिनोन, बहुत सारे। और फिर कार्बामेट्स में आ जाते हैं कार्बेराइल और प्रोप्रोक्सर। तो ये सब तो इंसेक्टिसाइड्स हैं दोनों कार्बामेट्स जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं इसके आगे कि ये तो हो गई हमारी क्लासेस या हमारी ड्रग्स। अब हम इनके बारे में डिटेल जानते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में काम करती हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो कैसे काम करते हैं आखिर एंटीकोलिन ईस्टरेज। नाम से तो समझ में आ ही रहा है कि एक कोलिन ईस्टरेज नाम का एंजाइम है, उसको जाके ये इनहिबिट कर देंगे और बस इससे एसिटाइलकोलिन ज़्यादा बच जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो सकेगा। लेकिन जितना ये सुनने में सीधा लगता है उतना सीधे तरीके से ये काम करता नहीं है। क्यों है ऐसा वो हम जानते हैं। ये है एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम। कोई भी एंजाइम पे अलग अलग साइट्स होती हैं जहाँ पर आके कोई ड्रग, कोई लिगेंड बाइंड होता है। ठीक, तो ऐसा ही एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम है उस पर होता है। इस पर कुछ एक्टिव रीजन्स होते हैं। तो ये एक्टिव रीजन्स एक तरीके का मुझे क्या कहना चाहिए, गॉर्ज बनाते हैं। गॉर्ज मतलब क्या, एक नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक एनायनिक साइट होती है जो होती है ट्रिप्टोफैन की, और एक होती है एस्टेरिक साइट। एस्टेरिक साइट में क्या क्या होता है, सेरीन होता है, ग्लूटामेट होता है, हिस्टडीन होता है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रही हूँ। ये दोनों साइट रिस्पॉन्सिबल है एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज करने के लिए। कैसे वो समझेंगे अब। अभी आपको याद रखना कि दो साइट्स हैं। ठीक, एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे यहाँ पर कि क्या है। पहले एसिटाइलकोलिन आएगा। अच्छा, बेसिक आपको याद रखना है कि एसिटाइलकोलिन आया और इस एंजाइम के वजह से वो एसिटेट और कोलिन में डिवाइड हो गया। ठीक, तो ये रहा एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, जो आपकी उसका जो एन पोर्शन है यानी उसका जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन एक तरीके का कैटायन है, तो वो एनायन के पास जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो एनायन के पास जाएगा तो क्या होगा, जो ऊपर का पोर्शन है उसे एस्टेरिक साइट अपने पास अट्रैक्ट करेगी। एस्टेरिक साइट उसको अपने पास अट्रैक्ट करेगी, तो इस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट होगी जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है तो एक एक डायग्राम वाइज आपको केडीटी में मिल जाएगा, क्योंकि मैं बार बार मिटा रही हूँ तो उसकी वजह से फोकस ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपको केडीटी प्रेफर करनी चाहिए, या आप फोए से भी पढ़ सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ आया, ये अटैच हो गया किससे, एस्टेरिक साइट से, और बाकी का हिस्सा जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो बाकी का जो हिस्सा रिलीज़ होगा वो हो गया आपका कोलिन, जो मैं अभी लिखूँगी, और नीचे जो बचा आपका वो होगा एसिटिक एसिड या एसिटेट। ठीक, तो इस तरीके से क्या, अब ये एसिटेट ऐसे ही नहीं बन गया, पहले उसमें ये ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो उसमें पहले वाटर की रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर तो आएगा ही आएगा। तो वाटर यहाँ पर आएगा और एसिटेट को रिलीज़ करवा देगा, तो एसिटेट रिलीज़ हो जाएगा और कोलिन भी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके, ये नॉर्मल फंक्शन है किसका, आपका जो एंजाइम है उसका।
एसिटाइल कोलिन को इस तरीके से एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देता है। अब आपने रोकना क्या है, अब आपको रोकना है इसका यही एक्शन। तो आपके पास क्या तरीके हैं, क्यों ना हम इसकी जो साइट्स हैं, एनायनिक साइट और इसकी जो एस्टेरिक साइट है, उनको हम ब्लॉक कर दें। उनको ब्लॉक करने से क्या होगा बेनिफिट हमको, कि जो आपका एसिटाइल कोलिन है वो जाके इस पर बाइंड हो नहीं पाएगा, वो बाइंड नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा, डिग्रेड नहीं होगा, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो अपना एक्शन दे सकेगा। इस तरीके से इस प्रिंसिपल पे ये वाली ड्रग्स काम करती हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे हम इन साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, किस तरीके से। यहाँ पे मैं फिर से ये गॉश को ड्रॉ कर रही हूँ और फिर वही मेरी एस्टेरिक साइट और एनायनिक साइट बनाऊँगी। कौन कौन सी थी वो, सेरीन, ग्लूटामेट और हिस्टिडीन। और नीचे वाली जो एनायनिक साइट थी वो क्या थी, ट्रिप्टोफैन की थी। तो ये साइट्स तो बन गई। अब होता क्या है, आपकी जो ड्रग्स हैं कौन कौन सी हैं, कार्बामेट्स हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। वो क्या करते हैं, आपकी जो साइट्स हैं उनको कार्बामाइलेटेड कर देते हैं या फॉस्फोराइलेटेड कर देते हैं साइट्स को। और इन साइट को ऐसे करने से क्या होता है, जो एक्शन है, जो एसिटाइल कोलिन का अटैचमेंट है वहाँ पर, वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये कार्बामेट का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही आप कार्बामेट ड्रग खिलाएंगे पेशेंट को तो इस एंजाइम की एस्टेरिक साइट से जाके इस तरीके से कार्बामेट्स जुड़ जाएंगे और जो एंजाइम है वो कार्बामाइलेटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर वाटर आकर कितनी भी कोशिश करे, यहाँ पर क्लीवेज वाली प्रोसीजर होगी नहीं और जो आपको एसिटाइल कोलिन का क्या मिलना चाहिए, डिग्रेडेशन मिलना चाहिए, वो होगा नहीं। तो एसिटाइल कोलिन अपना एक्शन कर सकेगा। इस तरीके से काम करते हैं ये दोनों ही ड्रग्स। कौन कौन सी, जो आपके कार्बामेट्स है वो और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं वो। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं गैंग्लिया को और हाई डोजेस पर परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन कर सकते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर। फिर इसके बाद है नेक्स्ट CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करेंगे, हाइपोटेंशन क्रिएट करते हैं और इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया कॉज करेंगे और ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और बीपी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन कब, जब गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन होगा तब। तो मिला जुला एक्शन है, कॉम्प्लेक्स एक्शन है काफ़ी। फिर स्केलेटल मसल्स पे क्या होगा, स्केलेटल मसल्स का ही मेन खेल है यहाँ पर। उस पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्विचिंग होगी और अगर ज़्यादा लंबा कुछ होता है या ज़्यादा देर तक एक्शन आता है तो उसकी वजह से वीकनेस और पैरालिसिस भी हो सकता है। फिर इसके बाद अदर इफेक्ट्स में क्या होगा, स्मूथ मसल्स पे स्टिमुलेशन हो जाएगा और जो ग्लैंड्स हैं उनका सीक्रेशन इंक्रीज़ होगा, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट की ग्लैंड्स हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस की या कहाँ यूज़ हो रहे हैं वो यूजेस की बात करते हैं। तो इंडिकेशंस क्या है इसकी, पहली बात तो ये मायोटिक की तरह यूज़ हो सकते हैं पीपल साइज को डिक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि पिलोकार्पिन। अब पिलोकार्पिन इस केस में तो आया नहीं है, तो पिलोकार्पिन तो पहले वाले केस में था। तो जब पिलोकार्पिन नहीं देंगे ना तो यहाँ पर ये दिए जा सकते हैं, जैसे कि फाइसोस्टिगमिन 0.1% आई ड्रॉप के फॉर्म में दिया जा सकता है। फिर है मायस्थीनिया ग्रेविस। कौन है मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इस तरीके की एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में बन जाती है जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को क्या करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से आपके NM रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। वो NM रिसेप्टर कम हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, मसल्स की वीकनेस हो जाती है। तो ये चीज़ को क्यों ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं आपके स्टिगमिन्स ज़्यादातर। और इसके अलावा इसके डायग्नोसिस में भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि इड्रोफोनियम यूज़ होता है।
मायस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में। अगर आपको ना इस पर पूरा वीडियो चाहिए, फुल वीडियो मायस्थीनिया ग्रेविस पे, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक अलग ही वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस और यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ होते हैं ये, कोबरा बाइट में यूज़ होते हैं, नियोस्टिग्मिन और एट्रोपिन साथ में कोबरा बाइट में यूज़ हो सकते हैं, बेलाडोना पॉइजनिंग में यूज़ हो सकते हैं, और इसके अलावा अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारे थे इनके एक्शंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।